नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल गुरुवार को उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रहने वाले हैं। गुरुवार को गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे धनखड़ और साथ ही मां गंगोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करने वाले हैं। इसके साथ ही वो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में कंट्री लेड इनिशिएटिव के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि उपराष्ट्रपति के साथ ही प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पहुंचने की भी सूचना है। उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी राज्य में पहली यात्रा होने वाली है। अपनी इस यात्रा में उनका देहरादून राजभवन जाने का भी कार्यक्रम रहेगा। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय देवभूमि के दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। देर रात हल्द्वानी से काशीपुर जाते समय बाजपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत की कार डिवाइडर से जा टकराई थी। हादसे में पूर्व सीएम की कमर और गर्दन में चोटें आई हैं, जबकि एक सहयोगी के हाथ और दूसरे पैर में चोट लगी है। हादसे के तुरंत बाद पूर्व सीएम के साथ ही 2 अन्य घायल भी काशीपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे हुए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव परिवार के साथ देवप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्नान करते हुए पूजा अर्चना के बाद रघुनाथ मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। देवप्रयाग के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित अखिलेश यादव ने कहा कि वो शीतकाल में दोबारा देवप्रयाग आएंगे और अवश्य ही गंगा स्नान भी करेंगे। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग को आबकारी विभाग से मिले 8 करोड़ रुपए के बेहतर प्रबंधन के लिए विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करी है। इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण विभाग की ओर से चलाई जा रही नंदा गौरा योजना में पंजीकरण कराने के लिए आ रही दिक्कतों को दूर करने और प्रदेश के अनाथ बच्चों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश के कई हिस्सों में नंदा गौरा योजना में परेशानी की शिकायत मिल रही है, जिन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों से कहा गया है कि जो महिला पोर्टल शुरू करने से पहले अपने प्रसव के 6 महीने पूर्व ये जो काल है इसको पूरा कर चुकी हैं, उनके पंजीकरण ऑफलाइन कराए जाएं। बल्कि बाल विकास विभाग के अधिकारियों को अनाथ बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए फाइल तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में करीबन 9 महीने से फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी को भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट देहरादून में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया और इस प्रकरण में 14 से ज्यादा आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। पटवारी भर्ती परीक्षा जो घोटाला हुआ था, उसका जो एक मुख्य आरोपी अनिल कुमार उर्फ अनिल ओजस्वी, जो 25,000 का हमारा इनामी भी था, उसको कल कनखल पुलिस और एसओजी के संयुक्त अभियान से पकड़ा गया है। और इस पर इन मुकदमों के अलावा गैंगस्टर एक्ट पर भी कार्रवाई लंबित चल रही थी और इसकी पुलिस को लगातार तलाश थी। ये लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। कल इसको पकड़ा जा चुका है।
उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हो गया। धारचूला क्षेत्र में तवा घाट लिपू लेक राष्ट्रीय राजमार्ग में पांगला तंपा मंदिर के पास पिकअप वाहन 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। पुलिस और प्रशासन को जानकारी के बाद पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना हुई है। देश भर में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नैनीताल के डीएसए मैदान में विजयदशमी के पर्व पर जुटे लगभग 30,000 लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद राम और रावण के युद्ध के मंचन के बाद मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतलों का दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। दशहरा पर्व पर डीएसए मैदान में राम सेवक सभा की ओर से भव्य आतिशबाजी भी की गई। राम सेवक कमेटी के महासचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया कि रावण दहन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। एक दिन इसको कहा जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि पूरा डीएसए मैदान पूरा तिल रखने की भी जगह नहीं है और यहाँ पर लगभग 30,000 लोग उपस्थित हैं। इतने सामूहिक रूप से आज हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जो नैनीताल के इतिहास में नहीं बल्कि उत्तराखंड के इतिहास में नहीं, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में आज का दिन एक ऐतिहासिक रूप में जाना जाए। लक्सर क्षेत्र में मौजूद सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत में आज भारतीय किसान यूनियन पटेल के पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का आयोजन भारतीय किसान यूनियन पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह और जिला अध्यक्ष चौधरी धीर सिंह के वरिष्ठ समाज सेवी वरीश अहमद के कैंप कार्यालय सुल्तानपुर में किया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह ने वरिष्ठ समाज सेवी वरीश अहमद को प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक बनाते हुए मनोनयन पत्र सौंपा और उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिसके चलते किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने वरीश अहमद को प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक का पदभार सौंपते हुए उनसे किसानों के हितों में कार्य करने और किसान यूनियन को आगे बढ़ाने का भरोसा जताया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जिन्होंने एक बहुत ही अच्छे रूप में और जैसे कि मैं वरीश अहमद समाज सेवी का एक अच्छा कार्यभार देखते हुए इन्होंने मुझे जो अल्पसंख्यक मोर्चे की अध्यक्षता जो ग्रहण कराई है, मैं इनका इसमें भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुल्तानपुर में हमारी किसान यूनियन पटेल की मीटिंग का आयोजन किया गया और हमारे बड़े क्रांतिकारी वरीश अहमद जी को इस संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम औरंगाबाद में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में झगड़े के दौरान लाठी डंडे भी चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पक्ष ने कोर्ट चौकी पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा करते हुए लोगों को फटकार लगाकर कोर्ट चौकी से खदेड़ दिया। घायल पक्ष ने सिडकुल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर सिडकुल थाना प्रभारी ने बताया कि देर शाम को दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद मामले में पुलिस जांच कर रही है।
लक्सर क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रात के अंधेरे में खनन माफियाओं की ओर से जमकर अवैध खनन किया जाता है। माफियाओं के वाहन पुलिस प्रशासन की नाक के तले रात भर बेखौफ क्षेत्र की सड़कों से गुजरते हैं। हाल ये है कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सड़कों पर अनगिनत खनन सामग्री से लदे डंपर्स और ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला गुजरता रहता है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से खनन वाहन बेधड़क हाईवे पर पुलिस चेक पोस्ट के सामने से ही गुजर रहे हैं। कोरोना काल के समय अस्पतालों में अपनी सेवा देने वाले संविदा कर्मचारी पिछले 4 महीने से देहरादून स्थित एकता विहार में धरने पर बैठे हुए हैं। सभी कर्मचारी लगातार अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब बेरोजगार कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट गया है। कर्मचारियों की ओर से धरना स्थल से राज्यपाल को खून से लिखा एक पत्र भेजा गया, जिसमें उन्होंने अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। आपको बता दें कि कोविड महामारी के समय प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ऑक्सीजन प्लांट टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वार्ड बॉय, वार्ड आया के पदों पर नियुक्तियां निकाली गई थीं, लेकिन कोविड महामारी के खत्म होने के बाद सभी कोविड कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई, जिसके बाद से लगातार सभी कर्मचारी आंदोलनरत हैं। कोई आवेदन दिया था, एप्लीकेशन दी थी कि माननीय राज्यपाल महोदय हमारा संज्ञान ले लीजिए, लेकिन राज्यपाल महोदय ने भी हमारे प्रति कोई मोह नहीं दिखाया। उनके मन में भी हमारे लिए कोई भावना नहीं थी। आज उत्तराखंड सरकार देश विदेश प्रदेशों में जा रही है, हर जगह और विभागों का संज्ञान ले रही है, लेकिन कोविड कर्मचारियों का संज्ञान नहीं ले रही। तो हमारा ये गुनाह है कि हमने उस कोविड काल में काम किया है, ये गुनाह है हमारा, उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए और मिल भी रही है पिछले 6 महीने से एकता विहार धरना स्थल में बैठ के। तो ये सजा की बदले हमें, इस गुनाह के बदले हमें इच्छा मृत्यु दे दी। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम के साथ में हेमकुंड साहिब में भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र का कहना है कि लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जिस तरह से श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी है, ऐसे में आने वाले दिनों में संख्या और भी बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दो 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी जहां चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है, तो वहीं बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल हैं उनमें आपस में तालमेल ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी, ये जग जाहिर है। सब दावे ठोपेंगे। ये अलायंस, मुझे लगता है जहाँ तक अलायंस चलने वाला नहीं है। इसमें हर एक महत्वाकांक्षी है और आपस में इनका कोई संवाद ठीक से होता नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा कांग्रेस और राहुल के बारे में, ममता जी क्या कहती हैं। इस प्रकार इनका सबका आपस में कोई सामंजस्य होना नहीं है। कहने का गठबंधन है, लेकिन गांठों वाला गठबंधन है। हरिद्वार पुलिस कप्तान का नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी है। उसी क्रम में भगवानपुर के एक होटल में क्षेत्र की काफी बड़ी तादाद में छात्रों और युवाओं को बुलाकर नशे के खिलाफ खड़ा होने का आह्वान किया गया। इस मौके पर विधायक ममता राकेश, एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए लोगों ने अपनी अपनी राय साझा करी और नशे का खात्मा कैसे हो, इसके लिए चिंता भी जाहिर की। तो वहीं हरिद्वार एसएसपी ने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करना है तो पुलिस के साथ मिलकर नशा कारोबारियों पर नकेल कसनी ही होगी।
चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त भगवानपुर के जितने क्षेत्र के निवासी हैं, गणमान्य व्यक्ति, सभी लोग सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर छात्र भी सम्मिलित थे। इन सब के समक्ष एक ही चीज़, एक चुनौती हमारे बीच में सबसे बड़ी, जो आपके पास जो वैसा जिस तरीके से अपनी जगह बनाता जा रहा है समाज में, इसके विरुद्ध सभी लोगों को एकत्रित करके सभी लोग इसके विरुद्ध एक कार्रवाई करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे। उसकी रणनीति हम लोगों के द्वारा आगे जो बनाई जाएगी, इस पर एक साथ सबको मिलकर कार्य करना है। इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर मेडिकलों पर कुछ नशे के पदार्थ बिक रहे हैं, तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मेडिकल स्टोरों के लिए मैंने सभी को बताया है, अगर कोई मेडिकल स्टोर जिसके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो चल रहा है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई। लक्सर के कानपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि के चेक वितरित करने का काम लगातार जारी है। इस दौरान एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया, अभी तक घर और फसलों में हुए नुकसान का करीबन 30 करोड़ की राशि बाढ़ पीड़ितों को वितरित कर दी गई है और जो शिकायतें बाढ़ सर्वे चेक वितरण के बाबत मिल रही हैं, उनके निस्तारण के लिए जांच कमेटी बनाई गई है, जो कि लगातार जांच करके शिकायतों का निपटारा कर रही है। अभी तक अहेतुक, अगर मैं अहेतुक की बात करूं तो अहेतुक में हमने 95,62,000 के आसपास हमने अहेतुक में बांटा है और गृह अनुदान की अगर बात करता हूं तो उसमें 17,40,000 के आसपास हमने इसमें बांटा है और अनुग्रह अनुदान जिसमें जनहानि पशुहानि वगैरह होती है उसमें आपका 17,74,000 के आसपास हमने इसमें बांटा है। और फसल क्षति की अगर मैं बात करता हूँ तो फसल क्षति हमारी करीब 27 करोड़ 73 लाख के आसपास अभी बढ़ चुका है और इसके अलावा अभी हमारी अनुपूरक सूची भी आने वाली है, जो हमारे छूट गए थे वो भी बटेगा। 2 गांव हमारे अभी बचे हुए हैं जिनकी सूची नहीं आई है, आजकल में वो सूची आ जाएगी, उसमें भी हम लोग उसका वितरण करेंगे। इसके अलावा जो चेकों में जहाँ कोई मिस्टेक वगैरह हो रही है वो भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं, तो उसमें भी हमने एक टीम बना रखी है, वो टीम उसको जांच करके और उसको भी हम चेक दे रहे हैं। तो लगातार मुआवजे का काम चल रहा है और जैसे जैसे शिकायतें आ रही है वैसे वैसे हम उनका निस्तारण भी कर रहे हैं। मंगलौर के झबरेड़ा और लिब्बरहेड़ी में प्रदूषण विभाग के नियमों को ताक पर रखकर कोल्हू ठेकेदारों की ओर से हवा में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। लगातार रबड़ और प्लास्टिक जलाकर चीनी से बुरा बनाने का काम किया जाता है। साथ ही कोल्हुओं में गन्ने का रस पकाने के लिए भी रबड़ और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि ऐसे कोल्हुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदूषण विभाग के साथ तहसीलदार और पुलिस विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि रबड़ और प्लास्टिक जलाने वाले कोल्हुओं को सीज करने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। इशू कर दिए हैं पोल्यूशन डिपार्टमेंट को, हमारी तहसीलदार साहब को और पुलिस को कि इसमें चेक करते रहें। बीच में भी हमने काफ़ी कोल्हू सीज करे हैं, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मैं भी निकलूँगा फील्ड में करने के लिए, तो ये हम करते रहेंगे। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसमें हम पेनल्टी भी लगाएंगे। और दिल्ली में पीसी टोटका एंड सन्स और विधि सिंघानिया ने मिलकर आज से एक शानदार ब्राइडल शोरूम की शुरुआत करी है। इस शोरूम में परंपरा और परिधान के साथ साथ भारतीय संस्कृति का भी खास ख्याल रखा गया है। वाराणसी की बनारसी साड़ी से लेकर जयपुर और कोटा की साड़ियों की भी शानदार झलक देखने को मिलेगी। इस शोरूम में आपको बुनकरों द्वारा तैयार किए गए लहंगे के साथ साथ पीसी टोटका और सन्स की यात्रा के 100 सालों की भी शानदार नमूना देखने को मिलेगा। तो वहीं त्योहारों के मौसम के लिए खास जेवर और वस्त्र भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। आपको बता दें कि पीसी टोटका एंड सन पारंपरिक कला और नवाचार का मिश्रण प्रस्तुत करती है।
होने, जाहिर सी बात है बहुत पुराना आप लोगों का तकरीबन सालों का 100 साल पुराना ये है, क्या यहाँ पर स्टार्ट किया है, क्या क्या सुविधाएं होंगी? जी, मैंने पिछले 30 साल से ये काम किया है, मगर हालांकि कोटा बनारस की बुनाई की परंपरा तो सालों से चलती आ रही है। हम लोग ने इसमें डिज़ाइन और कलर का इनपुट, क्वालिटी का इनपुट दिया है। जैसे आपको ये दिखाऊं, ये हमारे श्रीनाथ जी साड़ी, तो खाली पल्ले में आप देख रहे हैं कि श्रीनाथ जी वोवन है और बूटियां हैं श्रीनाथ जी की, जो बूटी है झुमकी उनकी जो चोटी पे है, तो दिस बिकम्स एक बहुत अनयूजुअल पीस। या जैसे आप देख रहे हैं कि ये चिनार पत्ती कश्मीर की, तो इंस्पिरेशन इज़ नॉट कि हम खाली बनारस या कोटा से रेडी माल उठा के काम करें, हम उस पर डिज़ाइन का इनपुट, उनका काम, जैसे अब ये देखिए इस पे छोटे छोटे ऊँट बने हैं, तो ये पुष्कर का मेला जो है ये उससे हमारे देश की परंपरा। मतलब अगर देखें हम पुरानी परंपराओं को सहेजने का, मैं देख रहा था पर्स भी हैं वो हाथ में लेकर चलने वाले, तमाम उसमें तमाम चीज़ों को आप लोगों ने परंपराओं के साथ जोड़ा। मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ ये हमारे भारत की परंपरा और एक तरह से हमारी हेरिटेज, हमारी हिस्ट्री, हमारे टेक्सटाइल, हमारे बुनकरों को आज 40 मिलियन पीपल बुनाई के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो आप खाली अगर हैंडलूम को बोलें कि बस एक हैंडलूम है, इट्स नॉट दैट, इट इज़ एक लग्जरी वीव। प्रधानमंत्री भी खास करके अपनी परंपरा को और खादी इंडिया हम देख रहे हैं, तमाम ऐसे जगहों पे परिधान को लेकर के बहुत ध्यान देते हैं। क्या आप लोग इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं और कितने कारीगर आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं इस परंपरा के साथ? कारीगर तो इतने जुड़े हुए हैं क्योंकि मास्टर कारीगर होते हैं, मास्टर कारीगर के नीचे 100-100 और 150-150 कारीगर काम करते हैं। तो आज अगर मैं समझिए 15-20 मास्टर कारीगरों के साथ जुड़ी हुई हूँ तो ऑटोमेटिकली आप अगर 1500-2000 लोगों के साथ, मगर अगर हम 1500-2000 लोगों की बात करते हैं तो आज की तारीख में समुंदर की 1-2 बूंद है। हम लोग को तो बहुत काम बढ़ाना है, बहुत लोगों को काम देना है। ये हमारी हेरिटेज, आज कौन सा दूसरा आप सोचिए कंट्री ये कह सकता है कि हमारी हर क्षेत्र, इंडिया के हर कोने में हमारी एक अलग वीविंग और अलग पहचान है। किस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया, कितने लोग इसमें लगे हैं, क्या आप लोगों ने सोचा इसको आप? तो हमारा ब्रांड है पीसी टोटुका इंसान्स, हम जयपुर से हैं। 80 इयर्स से हम एज जनरेशन्स हम कलर्ड स्टोन और ज्वेलरी में काम कर रहे हैं। 25-30 इयर्स से नाउ वी आर इनटू ज्वेलरी, और इसमें हमारे जो टेक्निक और काम करने का है, इसमें हर पीस हमारा एक यूनिक तरीके से बनता है और अनयूजुअल है, जिसमें हर कोई 2 पीस सेम नहीं होते हैं, क्योंकि कलर्ड स्टोन और उसका यूज़ एक ऐसी चीज़ है कि हर बार जब हम बड़े एमरल्ड्स बोलिए चाहे टर्मलिन्स बोलिए, उसका हम प्रयोग करते हैं अपने पीसेस में। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।